हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग करेंगे साहब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है। कई बार आपने बोल दिया सर, आपने तो पहले भी बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालती है, लेकिन क्या क्या कॉस्ट लेते हैं। बट अलग अलग सेक्शंस के अंदर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से निकाली जाती है ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्या कॉस्ट होगी, किस तरीके से कॉस्ट ली जाएगी, ये बेसिकली इन कैपिटल गेन्स का बेसिक क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट। जब तो अगर मैं ऑर्डिनरी सेंस में बोलूं, जब तक आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं पता होगा तब तक आपको प्रॉफिट कैसे पता होगा। आपको सेलिंग प्राइस पता है कि आपने कितने में चीज बेची, मगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो आपको नहीं पता। वो आप कैसे निकालोगे कि किस किस सिचुएशंस के अंदर में कैसे कैसे कॉस्ट प्राइस निकलती है। ये भी एक तरह की टेक्निक होती है टू ब्रिंग आर कैपिटल गेन्स प्रॉफिट डाउन सो दैट वी पे लेस ऑफ टैक्सेस एंड गेन मैक्सिमम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। आइए साहब शुरू करते हैं आज का सेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55(2) के तहत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। Cost of acquisition is basically price paid by the assessee or the amount that assessee has incurred for acquisition of asset। मतलब कि भाई साहब जितना हमने प्राइस पे किया, एक बिल्डिंग खरीदी, उसके लिए हमने 4 करोड़ रुपया दिया और उस 4 करोड़ रुपए को भैया मेरा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट expenses incurred for completing the title are a part of acquisition। इसमें रजिस्ट्री चार्जेस अगर मैं जोड़ दूंगा 110 लाख की, तो अब मेरी कितनी कॉस्ट हो गई? 4 करोड़ नहीं, मेरी कॉस्ट हो गई 4 करोड़ 10 लाख रुपया। 4 करोड़ 10 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो जो आपकी एक्विजिशन के लिए आपने सपोजिंगली यहां पे ब्रोकरेज दी, वो भी ब्रोकरेज जुड़ जाएगी। से सपोजिंगली मैंने 2 लाख रुपए ब्रोकरेज दे दी, तो ये 2 लाख रुपए मेरे यहां पे 4,12,000 आ जाएंगे। मैंने सपोजिंगली इस बिल्डिंग को लेने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर में 1 करोड़ रुपए का रिपेयर्स करवाया, तो मेरी अब क्या होगी? 5 करोड़ 12 लाख रुपया। तो ऐसे करके मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी। ठीक है साहब। अब गुडविल के केस में हम कैसे करते हैं? गुडविल क्या होती है साहब? आज की मेरी ब्रांड एक रेपुटेशन है, एक मेरे गुडविल है मार्केट के अंदर में। नाम जानते हैं लोग, मेरा तो खैर नहीं जानते, बट सपोजिंगली धीरू भाई अंबानी, उसकी गुडविल क्या है? आज की डेट में धीरू भाई अंबानी खैर सिधार गए हैं, पर उनकी गुडविल बहुत थी। मुकेश अंबानी की गुडविल बहुत थी। उसी तरीके से गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, रिलायंस का नाम ही चलता है। आपको पता है शायद रिलायंस के थ्रेड इतने चलते हैं कि सिर्फ नाम से ही बिकते हैं वो। बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, आपका जो ब्रांड नेम आता है, एसोसिएटेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, और एनी इनटैंजिबल एसेट। कोई भी इनटैंजिबल एसेट है, हम अकाउंट्स में सीख चुके हैं कि टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट क्या चीज होती है। और राइट टू मैन्युफैक्चर, कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक्स एंड कंपनी ही मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये टाइप का प्रोफेशन यही लोग कर सकते हैं या यही करेंगे। टेनेंसी राइट्स, इस खदान के ऊपर में इन्हीं को राइट दिया गया है। सपोजिंगली स्टेज कैरियज परमिट्स, परमिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। एंड लूम आवर्स, लूम आवर्स क्या होता है साहब? हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर में एक होते हैं बुनकर होते हैं जिन जो अपने हाथ से कपड़ा बनाते हैं, और एक होती है फैक्ट्रियां जो कि मशीन से कपड़ा बनाती हैं। अब इन दोनों के बीच का कंपटीशन हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इन फैक्ट्रियों को बोला कि आपको लूम आवर्स, यानी आपको इतने घंटे ही आप काम कर सकते हो, ताकि इनका भी, जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, उनका भी नुकसान ना हो। उसे कहते हैं लूम आवर्स और एनी अदर राइट। ठीक है। तो बेसिकली गुडविल, ट्रेडमार्क ऑफ इंटेंजिबल एसेट, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस आर्टिकल, लूम आवर्स, स्टेज कैरियज परमिट्स, प्रोफेशन का टू कैरी प्रोफेशन, टेनेंसी राइट्स एक्सेट्रा आर क्लासिफाइड अंडर दिस हेड। और कैसे करते हैं उसकी एक्विजिशन देखते हैं। तो आइए साहब समझते हैं इसके बारे में।
इन केस ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ओनर, जो हमने डिस्कस कर रखा हुआ एक्विजिशन फ्रॉम प्रीवियस ओनर है, इफ द एसएससी हैज परचेज्ड देम फ्रॉम अ प्रीवियस ओनर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस, जो हमने पैसे दिए. हाउएवर, in the case of capital asset being goodwill of a business or profession in respect of which depreciation, जो हमारा इस goodwill के ऊपर में depreciation लगा हो, depreciation under section 32 subsection 1 has been obtained by the SSC in any previous year up to 1920 के अंदर में, the cost of acquisition of such goodwill shall be the amount of purchase price as reduced by the total amount of depreciation, यानी कि net book value, cost minus depreciation is equal to net book value. तो ये बोलता है कि अगर आपने गुडविल खरीदी किसी से, सपोजिंगली 4 लाख की गुडविल खरीदी किसी से, उसकी गुडविल 40 करोड़ की गुडविल थी, 40 करोड़ की गुडविल थी, उसके ऊपर में उसने डेप्रिसिएशन मारा से 15 करोड़ का, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 40 करोड़ आपने जिस पे खरीदी वो होगा, माइनस वो 15 करोड़ जो उसने डेप्रिसिएशन मारा. हाउएवर, इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बी गुडविल in which depreciation has been obtained the SSC in any previous year, the cost of acquisition such goodwill will be purchase price as reduced by the total amount of depreciation, यानी कि 25 CR. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इन केस ऑफ सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, हम ये पहले पढ़ चुके हैं. गिफ्ट, रिवोकेबल ट्रस्ट, फलाना डिंगा, जितना भी हमने, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं. 49 के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है सेक्शन 49(1) के ऊपर में. सो बेसिकली आपको गिफ्ट में मिला, आपको इनहेरिटेंस में मिला, आपको अमेलगमेशन में मिला, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है. तो capital assets became the property of the SSC by any of the modes mentioned under section 49(1) or transfer of capital assets on under section 47. ये भी हम कर चुके हैं साहब. 47 के अंदर में मेरा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, पिछले आप मेरे इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. और अंडर सेक्शन 64(2), that is conversion of self acquired a property of a member of HUF into the property of HUF, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था. However, in case of capital asset being goodwill of a business or profession, और ये वही आपका वापस आ गया 32(1) के अंदर में हुआ, आपको कॉस्ट और लेस डेप्रिसिएशन आपको यहां पे मिल जाएगा. तो बेसिकली यहां पे वही बोल रहा है कि भैया जो कॉस्ट जो है आपका वही होगा जो आपकी कॉस्ट प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट होती थी. In any other case, the cost of acquisition shall be taken as nil बटे सन्नाटा. ठीक है, आगे चलते हैं साहब. Many a times, persons who owns shares or other securities, equity shares, preference shares, or other securities, may become entitled to subscribe to any additional shares or securities. Further, they are also allotted additional shares of securities without any payment, bonus shares. These are referred to as capital assets as well. इस केस में cost of acquisition क्या होगा? Original shares which form the basis of entitlement of right shares, मतलब कि ये वाला become subscribed to additional shares or securities, ये वाला. ठीक है. In relation to the original financial asset on the basis of which SSC becomes entitled to additional financial assets, the cost of acquisition means the amount actually paid for acquiring the original financial assets. यानी कि 100 रुपए का शेयर था, आपको राइट इशू हुए, तो आपने राइट इशू हुए 20 रुपए के, तो आप वो 20 रुपया ले लोगे एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोज राइट शेयर्स, बट ये ओरिजिनल शेयर्स का 100 रुपया ही रहेगा. So, rights entitlement which is renounced by the SSC in favor of any other person. आइए सब समझते हैं, थोड़ा राइट्स समझ लेते हैं. ए कंपनी है, उसका एक शेयर होल्डर है एक्स. एक्स के पास 100 रुपए 100 शेयर्स पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ से 100 रुपीज, या 120 शेयर पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज.
यानी कि 12,000 रुपए के उसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। अब उसको राइट्स की इंटाइटलमेंट आई कि सर हम और इशू कर रहे हैं शेयर्स, आपको हम 10 शेयर दे रहे हैं एट द रेट, फेस वैल्यू उसकी है 100 रुपया, आपको हम दे रहे हैं 80 रुपए पे, या आपको 100 रुपए का आपको ही पहले इंटाइटलमेंट दे रहे हैं 80 रुपए, या मैं पकड़ लेता हूँ 100 रुपए का ही ले लो आप, ठीक है। 100 रुपए का हम आपको इंटाइटलमेंट दे रहे हैं, बाजार को बेचने से पहले हम आपको दे रहे हैं। तो क्या है जी, ये 1,000 रुपया आपका आ गया। अगर आप पे कर देते हो तो ये रही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप किसी और की फेवर में कर देते हो, सपोजिंगली इस शेयर का भाव चल रहा है 120 रुपए का मार्केट में, आप क्या बोलते हो किसी दूसरे पार्टी को, तो भाई एक काम कर, मुझे 100 से सपोजिंगली 120 का है, 100 तूने देने हैं, 20 रुपए की जगह मुझे तू 15 रुपए दे दे, इंटू 10, मैंने सीधा सीधा 150 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, और मैं तेरे नाम पे ये शेयर्स रिनाउंस कर देता हूं। रिनाउंस करने मतलब कि आप इसको इसके फेवर में भेज दो और ये खरीद लेगा। तो इन रिलेशन टू एनी राइट to renounce the said entitlement to subscribe the financial assets, when such right is renounced by the SSE in favor of any other person, the cost of acquisition shall be taken as nil. nil क्यों भाई साहब, आपने यहाँ पे खरीदा ही कुछ नहीं, आपने सीधा बाहर से बाहर कर दिया, ना तो आपने कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, सॉरी ना कुछ खरीदा ना कुछ उसके लिए पैसे खर्च किए, तो आपकी कॉस्ट तो जीरो थी, आपको तो 150 रुपए का नेट नेट फायदा हो गया, आपको अपने गल्ले से में से कुछ भी पैसा नहीं निकालना पड़ा। तो ये 150 रुपया जो है आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट मान लिया जाएगा और आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी जीरो, नील बटे सन्नाटा। Right shares acquired by the SSE in relation to the financial asset to which SSE has subscribed on the basis of entitlement. Cost of acquisition means the amount actually paid by him for acquiring such asset. ये वाला जो मैं बोल रहा था। बोनस शेयर्स, अब बोनस शेयर्स में क्या होगा साहब समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल एसेट्स अलॉटेड टू द एसएससी विदाउट एनी पेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ अदर फाइनेंशियल एसेट्स, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन टू बी निल। भाई बोनस शेयर इशू हो रहा है, मेरे पास 120 शेयर थे, उन्होंने बोला हर 5 शेयर के पीछे हम आपको 1 शेयर देते हैं, तो हर 5 शेयर के पीछे यानी 120 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी डिवाइडेड बाय कितने, हर 20 शेयर के हर 20 शेयर के पीछे हम आपको 5 शेयर देते, टू डिवाइड बाय 20 इंटू 5, यानी कि 30 शेयर मुझे मिले इसके एक्स्ट्रा। तो ये 12,000 का तो मेरे पास परचेज प्राइस था ही था, इस 30 शेयर का जो परचेज प्राइस होगा वो होगा जीरो, नील, ठीक है। इन केस ऑफ सच एसएससी, बोनस शेयर्स अलॉटेड ऑन और बिफोर 1/4/2001, in respect of bonus shares allotted before 1/4/2001, although the cost of acquisition shares is nil, the assessee may opt for a fair market value on 1/4/2001, हालांकि ये जीरो है, मगर अगर आपको 1/4/2001 से पहले का ये बोनस शेयर इशू है तो आप उसके लिए एज ऑन 1 अप्रैल 2001 आप उसके ऊपर में फेयर मार्केट वैल्यू, जो बाजार में आपको शेयर, आप इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में देखेंगे शेयर के भाव आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, वो प्राइस आप ले सकते हैं। सपोजिंगली 1/4/2001 के पहले ये इशू हुए थे, तो इस डेट को ये इसकी वैल्यू थी 125 रुपए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6 7 और 375 रुपए। Bonus shares allotted on or before 1st February 2018 or to 18 on which STT has been paid on time at the time of transfer, ठीक है। The cost is higher of what? Actual cost of acquisition, that is nil in case of bonus shares have been allotted on or after 1/4/2001, और fair market value 1/4/2001 से पहले, जो भी इस केस में अगर 1/4/2001 से बाद है तो जीरो, नहीं तो ये 375 रुपया। फिर लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज एट 31/1/2018 एंड एक्चुअल कॉस्ट कंसिडरेशन। अब समझिएगा साहब, इन दोनों में लोअर, ठीक है। अब मैंने इस शेयर को बेचा 150 रुपए में, ठीक है,
और इसका जो शेयर का भाव था वो 31/1/2018 को क्लोजर के ऊपर में 145 पे बंद हुआ। अब इन दोनों में क्या लेंगे हम लेंगे ये फेयर मार्केट वैल्यू। तो क्या हम पकड़ेंगे बोनस, दो कॉस्ट क्या लेंगे हम, हायर ऑफ 125 रुपए का जो शेयर है, अगर 1/4/2001 से पहले किया था, या 0 और 145, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 145 रुपया। ये मेरी शेयर की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है साहब। अब बट ये जो शेयर्स हैं ये इस केस में होगा एक्चुअल कॉस्ट दैट इज निल इन केस ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड ऑन और आफ्टर वन दिस थिंग, और 1/4/2001 से पहले का फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। हायर ऑफ 1 एंड 2, ये ध्यान रखिएगा साहब, इन दोनों में पहले हायर ऑफ 2 के निकालने के लिए आपको पहले लोअर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। जब आप ये लोअर ऑफ 2 निकाल लेंगे फिर आपको इसके हायर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर है? हम आगे चलते हैं। राइट शेयर्स परचेज्ड बाय पर्सन इन हुज फेवर द असेसी हैज रिनाउंस्ड द राइट्स। वही साहब, एक्स ने अपने से वाई के फेवर में रिनाउंस कर दिया है, वो 15 रुपए ले करके, आपको मैंने बताया था जैसे पिछले वाले में। ठीक है, उसने शेयर्स खरीद लिए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसका 100 रुपया जो राइट शेयर्स का उसको देना है, प्लस 15 रुपया जो उसने एक्स को दिया, यानी कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 115 रुपया। तो प्राइस पेड बाय अ पीरियड टू द पर्सन who has renounced, price paid by the assessee to the person who has renounced his right in favor of person purchasing the right shares, plus amount paid to him, paid by him to the company or institution for acquiring the asset. ओके, यहां तक हम क्लियर है? ये पीरियड नहीं, ये पर्सन होना चाहिए, प्लीज इसको काट के ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 115 रुपया उसका शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, where the cost of for which the previous owner acquired the property cannot be ascertained. सर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक जमीन पड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से एक जमीन पड़ी हुई है, दादा से परदादा से, दादा दादा से बेटा, बेटा पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, आगे चलते 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 पीढ़ियों से चल रही है वो प्रॉपर्टी। उस केस में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर मींस द फेयर मार्केट वैल्यू, मैंने जो आपको बताया था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑन विच कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर। जिस साल के अंदर में उस प्रीवियस ओनर का वो प्रॉपर्टी बनी, उस साल के अंदर में फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी। ठीक है साहब, यहां तक ठीक है? आगे चलते हैं। एनी अदर कैपिटल एसेट, एनी अदर कैपिटल एसेट के अंदर में कोई और कैपिटल एसेट अदर देन दोज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली, where the capital asset becomes the property of the assessee before 1st April 2001। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की हो गई, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द एसेट टू द असेसी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1st April 2001। ठीक है, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने जो पैसा दिया वो है, या तो 1/4/2001 के ऊपर में फेयर मार्केट वैल्यू। Where the capital asset became the property of the assessee by modes of 49(1) gift, revocable trust, inheritance, etc. The cost of acquisition to the assessee will be the cost of acquisition of the previous owner। ये हम पढ़ चुके हैं। Even in such cases, capital asset became the property of the previous owner before 1/4/2001, the assessee can opt for fair market value at 1st April 2001। इसका मतलब 1999 के अंदर में उस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। अगर अब ये बंदा 1/4/2001 के अंदर में
इसको फेयर मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकता है। तो where the asset became the property of the previous owner before 1 April 2001, अब जो करंट एसएससी है वो 1/4/2001 के ऊपर में फेयर मार्केट वैल्यू देख सकता है लगा करके। Where the capital asset became the property of the SSC on distribution of capital assets upon company into liquidation, the SSC has been assessed to capital gain tax under section 46, जो हम पढ़ चुके हैं लिक्विडेशन के टाइम पे। The cost of acquisition is fair market value of asset on the date of distribution, यानी कि जिस दिन assets distribute हुए उस दिन को हम cost of acquisition fair market value हम उस दिन की पकड़ेंगे। ठीक है साहब। A share or stock of a company becoming the property of the SSC. In case the stock or shares of the company became the property of the SSC in the manner of consolidation and division of all the share capital of the company into shares of the larger amount than its existing shares. साहब मेरे पास 10,000 शेयर्स थे कंपनी के, ठीक है। कंपनी ने बोला इस 10,000 को मैं आपका 10,000 इंटू 100, इसको मैं 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 रुपीज कर देता हूं। मेरे पास तो वही 1,00,000 है फेयर वैल्यू फेस वैल्यू पे, या exist of than its existing shares कहा बोला larger amount than its existing shares, subdivision of shares और subdivision of shares of company into shares of smaller amount। इसको उल्टा ले लेते हैं। उसने बोला जी मैं आपको 5,000 जो शेयर्स है एट द रेट ऑफ 200 करके आपके कर दूंगा मैं, तो शेयर कैपिटल उसका कम हो गया। ठीक है। Conversion of any shares of the company into stock और reconversion of stock into shares। जो स्टॉक्स है कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स और शेयर्स अलग होते हैं साहब। इसके ऊपर मैं वीडियो अभी बनाया नहीं है बट बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, व्हाट आर स्टॉक्स एंड व्हाट आर शेयर्स। तो स्टॉक्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज, बट देन हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं with regards to what is shares and what is stock, or shares of a company into stock or stock into shares। ठीक है। Conversion of one kind of shares into another kind, preference into equity बोल लो, या आप बोलो equity shares of one kind of say class 1 into class 2। equity shares की भी अलग अलग classes होते हैं, वो भी आप कह सकते हो। तो cost of acquisition is equal to cost of acquisition of asset calculated with respect to the cost of acquisition of stocks or shares from which the asset has been derived। मतलब कि ये वाला 200 रुपए की जगह 1,00,000 ही हुआ, यहाँ पे 1 रुपए की जगह 1,00,000 ही हुआ, तो ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं साहब। आइए साहब एक छोटा सा नोट समझते हैं। If the capital asset is land or building or both, the fair market value shall not exceed the stamp duty। साहब 1/4/2001 के ऊपर में जो कि फेयर मार्केट वैल्यू है आपके घर की, अगर आप बेचने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचने जा रहे हैं, तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, यानी कि जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो स्टैंप ड्यूटी एक देनी पड़ती है आपको, जिसे हम रजिस्ट्री का चार्ज बोलते हैं। तो स्टैंप ड्यूटी के ऊपर आप इसे नहीं लगा सकते। आपने एक फेयर मार्केट वैल्यू बोली, अगर मैं बाजार में बेचने जाऊं तो 85 लाख मिलेगा। स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से, स्टैंप वैल्यूएशन के हिसाब से इसकी कीमत 15 लाख ही है। तो क्या करोगे साहब, आपको 15 लाख की कॉस्ट लेनी पड़ेगी, 70 लाख आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अनटिल अनलेस यहां पर आप झोल ना कर दो। यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर करना मत, सजेस्टेड नहीं है। ठीक है। आगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रेफर टू अंडर सेक्शन 112A। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन कौन से होते हैं साहब? इक्विटी शेयर्स इन कंपनी, जो इस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स इन कंपनी ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड ट्रांसफर। मतलब परचेज के टाइम पे भी आपने एसटीटी पे किया और सेल के टाइम पे भी आपने एसटीटी पे किया।
unit of equity oriented fund or unit of business trust on which STT is paid at the time of transfer. At the time of transfer के टाइम पे भी आपने STT पे किया यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ऊपर. पीरियड ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1st February 2018 होना चाहिए. कॉस्ट इज हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जो मैंने आपको पहले भी उसमें बोनस शेयर से बताया था. तो 112A के अंदर में पहले हम इन दोनों का निकालेंगे कि जो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो हायर आ रहा है उसको हम इसके अंदर में लोअर आ रहा है उसके अंदर में फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के संग में मैच करेंगे. जो हायर होगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा. मीनिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू क्या है साहब? अभी तरह फेयर मार्केट वैल्यू किया जा रहा है, क्या है वो? ये है आपके सामने. In case the capital asset is listed on a recognized stock exchange, if there is a trading of such asset in recognized stock exchange on 31st January 2018, the highest price of capital asset quoted on such exchange, तो BSE के ऊपर में जो highest price है वो मेरी fair market value हो जाएगी. If there is no trading of such asset on exchange of on 31st January 2018, the highest price of such asset on exchange on the date immediately preceding, मतलब 31 से पहले जो हाईएस्ट प्राइस थी जिस दिन उसकी ट्रेडिंग हुई थी उस स्टॉक एक्सचेंज में. ठीक है, तो सपोजिंगली यहां पे मेरे पास एक शेयर्स थे, 31 तारीख को हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था उसका 110 रुपया, तो ये मेरी फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी. और सपोजिंगली इसका लास्ट जो ट्रेडेड जो शेयर मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग हुई थी उसके अंदर में 120 रुपए की थी, तो ये मेरे को 120 रुपए लेना पड़ेगा. सपोजिंगली 30 सितंबर के बाद इसकी ट्रेडिंग हो गई बंद, तो 30 सितंबर 2000 से 2x अगर ले लेते हैं, तो इस दिन जो भी ट्रेडिंग हुई उसमें हाईएस्ट अब जो अमाउंट आया वो मेरा 31/1/2018 से पहले के अंदर में जो लास्ट हुई यानी कि 30 सितंबर, उस दिन 120 रुपया था, तो आपको वो लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 2017 ले लेते हैं यहां पे. ठीक है, आगे चलते हैं साहब. So, in case where the capital asset is a unit which is not listed on any recognized stock exchange as on 31/1/2018, listed ही नहीं है साहब, तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ सच यूनिट एज ऑन दी सेट डेट, यानी कि इस डेट को 31/1/2018 को जो नेट एसेट वैल्यू होगी उसकी यूनिट की वो हम ले लेंगे. इन अ केस वेयर द कैपिटल एसेट इज एन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी which is not listed in recognized stock exchange as on 31st January 2018 but listed on such exchange on the date of transfer. इसका क्या मतलब हुआ सर? एक साहब कंपनी थी, ए कंपनी लिमिटेड से ए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, उसको उसने शेयर्स इशू किए थे एक्स को, से शेयर्स थे उसके पास 1 लाख रुपए के, 1 2 3 हजार शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज. अब ये प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड नहीं थी, अब ये लिस्ट हो गई एज ऑन 31/1 से 28/1/2018 को ये लिस्ट हो गई कंपनी, तो ये बन गई ए लिमिटेड. वही शेयर्स रहा, हम एक बार के लिए मान लेते हैं अपने ईज के लिए. ठीक है, तो ये बोल रहा है नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31st अगस्त से 20 अप्रैल 18 को कर लेते, बट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि 28 अप्रैल को हमारा ये लिस्ट हो गया था. ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा आगे थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा. लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या तो ये केस हो या हो लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर and which became the property of the SSE in consideration of shares which is not listed on the exchange on 31st/1/2018 by way of transaction not recorded as transfer under section
47, यानी कि 47 के तहत आपने लिया है और सेम यही केस आपका आ रहा है. तो amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as CII of 2017-18 bears to the CII of the first year held by the SSE on or after on 1/4/2001 whichever is later. ठीक है. तो यानी कि आपने सपोजिंगली इसको शेयर्स को बेचा 20 अप्रैल 18 को. ठीक है. ये सॉरी से 28 अप्रैल 18 को. तो अब इसका जो इंडेक्सेशन होगा वो लगेगा 1819 डिवाइडेड बाय 1718 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000. ठीक है. ये हमारा इसका कॉस्ट निकल के आएगी. ओके. तो आज की क्लास यहीं तक थी साहब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. फॉर योर नोट्स आपको पता ही है, क्वेरीज आपको नंबर भी पता है, ईमेल भी पता है. अब तक तो हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय.